आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। करंट इशू है अरावली हिल्स से सराउंडेड, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज नॉट द लेक्चर ऑफ ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है। और अगर ये ज्योग्राफी का हिस्सा नहीं है तो ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी का जो कोर कॉन्सेप्ट है या जो स्टैटिक पोर्शन है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हम अरावली हिल्स का जो करंट इशू है इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका क्या रिवाइज डिफिनेशन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा, क्या कुछ फैक्ट्स है और डिबेट क्या है, उसके बारे में देखना है। तो ये देखिए, अरावली हिल से जो गुजरात से शुरू होती है और राजस्थान होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली तक आती है, ये अरावली हिल्स है। इसके बारे में जानना है। तो अरावली हिल्स क्या है? अरावली हिल्स एक माउंटेन रेंज है। ये देखिए, ये माउंटेन की रेंज है जो गुजरात में शुरू होती है। गुजरात, ये है अपना राजस्थान, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, ये है हरियाणा और दिल्ली तक आती है। ठीक, ये सब आप जानते होंगे। तो अरावली हिल आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, ओल्डेस्ट है और फोल्ड माउंटेन है। अभी हम इसको ज्यादा नहीं समझा पाएंगे यहाँ पर कि फोल्ड माउंटेन माउंटेन क्या है। जैसे हिमालय है, जैसे एंडीज है, जैसे रॉकीज है, ये सब फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है जो कॉन्टिनेंटल प्लेट के कोलिजन के वजह से बनते हैं। तो ये भी फोल्ड माउंटेन है, लेकिन ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। जो हिमालय है वो तो इसके सामने बच्चा है, उसका ये दादा परदादा है, बहुत पुराना है, अराउंड 1.5 to 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। व्हाइल हिमालयाज आर जस्ट 50 ईयर्स ओल्ड। ग्रेटर हिमालयाज स्टार्टेड फॉर्मेशन 50-60 मिलियन ईयर्स अगो, तो वो मात्र 50-60 मिलियन ईयर्स अगो है और ये बिलियन ईयर्स में है। तो अरावली आर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, बहुत पुराना फोल्ड माउंटेन है। कहां से एक्सटेंड करती है? गुजरात से होते हुए राजस्थान, हरियाणा, फिर दिल्ली तक आती है। हालांकि इसका हाइट लो है, इसलिए इसको रेसिडुअल हिल भी बोलते हैं। हाइट लो है, इसकी वजह से रेसिडुअल हिल नहीं बोलते हैं, क्योंकि एक समय इसकी हाइट आज के हिमालय से भी ऊपर थी, लेकिन टूट टूट के सिर्फ रेसिड्यू बच चुका है, सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट बच गया है। इसलिए इसका हाइट तो कम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। क्यों इंपॉर्टेंट है आगे देखेंगे। व्हाई डिड द इशू ऑफ डेफिनेशन केम अप? ये जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ, अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे। अभी तो हमने अरावली का इंट्रोडक्शन देखा है, अभी हम देख रहे हैं कि क्यों न्यू डेफिनेशन का जरूरत पड़ा सरकार को। तो उससे पहले ये समझना है कि कोई एक सिंगल यूनिफॉर्म लीगल डेफिनेशन अरावली का नहीं था। इससे पहले ये जो पूरा इशू स्टार्ट हुआ, इससे पहले अरावली को अलग अलग राज्य में, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उसमें अलग तरीका से डिफाइन किया गया। डिफरेंट स्टेट्स आइडेंटिफाइड अरावली लैंड डिफरेंटली। अलग अलग स्टेट जो है वो अलग अलग डेफिनेशन दिए, जिससे कंफ्यूजन था लैंड यूज का प्लानिंग में, वीक इन्फोर्समेंट था कि एग्जैक्टली अरावली का डेफिनेशन ही नहीं था तो इन्फोर्समेंट वीक था। इसी की वजह से इलीगल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन, इलीगल माइनिंग हो या कंस्ट्रक्शन, सब चल रहा था। क्यों? क्योंकि इसका यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं था। अलग अलग डेफिनेशन होने की वजह से इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल था। अगर कानून जटिल रहेगा, अगर कानून हर एक स्टेट में अलग रहेगा, तो उसको इन्फोर्स करना उतना मुश्किल होगा, उसका लूप होल्स निकालना उतना आसान होगा। इसलिए तो जीएसटी लाया गया, क्योंकि पहले बहुत तरीका का क्या था, इनडायरेक्ट टैक्सेस था, अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारा प्रॉब्लम होती थी। तो इसके वजह से यहाँ भी इलीगल माइनिंग और कंस्ट्रक्शन होती थी। बार बार इस पे लिटिगेशन हुआ, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसका एक लीगल, क्लियर और साइंटिफिक डेफिनेशन की आवश्यकता है। इसके लिए एक नया रिवाइज डेफिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट लाई। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नया और रिवाइज डेफिनेशन लाई अरावली हिल्स के बारे में, और उसी को एक्सेप्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और यही एक्सेप्टेंस के बाद पूरा मामला शुरू हुआ। क्या डेफिनेशन है इसमें? एक तो हिल की बात की गई, दूसरा रेंज की बात की गई। इसका मतलब है कि जो अरावली है वो तो बहुत सारा ऐसे छोटे छोटे हिल्स हिल्स मिलकर एक रेंज बनता है। ये तो लगभग ऐसा बोला जाता है कि अरावली का लेंथ कितना है, 900 से 1000 किलोमीटर के आसपास इसका लेंथ रहा होगा, लेंथ होगा। तो इसमें कई इस तरह के हिल हैं। तो सबसे पहले तो एक हिल को डिफाइन किया गया कि ए लैंडफॉर्म दैट राइजेज एटलीस्ट 100 मीटर्स अबव द सराउंडिंग नेचुरल ग्राउंड। ऐसे हिल जो नेचुरल सराउंडिंग ग्राउंड से अगर 100 मीटर से ऊपर रहेगा, मान लीजिए ये 100 मीटर का हाइट है, उससे ऊपर रहेगा, तभी इसे हिल माना जाएगा, अरावली रेंज में पहाड़ी माना जाएगा, एक चोटी माना जाएगा। रेंज क्या होता है? ये पूरा जो है इसको रेंज बोलेंगे। तो रेंज उसे बोला गया कि कम से कम दो हिल, यानी ऐसे दो पहाड़ी चोटी जो 100 मीटर से ऊपर हो और 1500 मीटर के अंदर हो। 100 मीटर ऊंचाई हुआ और 500 मीटर क्या हुआ? 500 मीटर हुआ कि इस 500 मीटर के डिस्टेंस पर है,
तो उसको क्या माना जाएगा, रेंज माना जाएगा, यानी कि ये रेंज का हिस्सा है। जैसे मान लीजिए कि ये अरावली रेंज इस तरीका से है, ये सब 100 मीटर से ऊपर वाले हाइट है। एक अलग पहाड़ी इधर कोना में खड़ा है जो इससे 1 किलोमीटर दूर पर है, तब इसे अरावली नहीं माना जाएगा। हालांकि 100 मीटर से ऊंचा है, हिल तो माना जा सकता है पर रेंज का पार्ट नहीं माना जाएगा। ये अरावली रेंज का हिस्सा नहीं हुआ, अरावली हिल्स का भी हिस्सा नहीं हुआ, ये दूसरा पहाड़ी हो गया। क्या हुआ, ये दूसरा पहाड़ी हुआ। तो एक है कि अरावली हिल उसी को मानेंगे जो 100 मीटर से ऊंचा होगा, दूसरा है कि रेंज का हिस्सा उसको मानेंगे जो 500 मीटर एक दूसरे के डिस्टेंस में हो। ऐसा सही भी लग रहा है, क्योंकि मान लीजिए गुजरात से दिल्ली की तरफ ये रेंज आती है। अब मान लीजिए बहुत दूरी में एक छोटा सा पहाड़ी है जो 100 मीटर से ऊंचा तो है पर बहुत दूर पर है, तो क्या इसे इसका रेंज का इस रेंज का अरावली का हिस्सा माना जाना चाहिए? नहीं। तो उसको डिफाइन करने के लिए बोला गया 500 मीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए। यानी कि इससे क्या हुआ कि कंपैरेटिवली हायर हिल्स आर लीगली क्लासिफाइड एज अरावली। सिर्फ जो हायर हिल्स हैं जो 100 मीटर से ऊंचा है, सिर्फ उसी को अरावली का दर्जा मिलेगा। जो छोटे हिल्स हैं, लो हिल्स, चाहे स्मॉल रिजेस हो, जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, छोटे छोटे पर्वत हैं, रॉकी आउटक्रॉप्स हैं जो रॉक से बने हुए थोड़ा दूरी पर है, ये सब अब अरावली के डेफिनेशन में नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया ये डेफिनेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेफिनेशन लाया और कुछ डायरेक्शन दिए। एक्सेप्टेड द रिवाइज डेफिनेशन फॉर यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस स्टेट। अब यूनिफॉर्मिटी आएगी इसलिए एक्सेप्ट किया गया। ऑर्डर किया गया कि आप मैपिंग और जियो टैगिंग कीजिए इंटायर अरावली रेंज का। आखिरकार कौन 100 मीटर से ऊपर है, इसको तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना। जब तक मैपिंग और जियो टैगिंग नहीं होगा, ये टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इसको अच्छे से मैप नहीं कर लें, कैसे पता चलेगा कौन 100 मीटर से ऊपर है? कैसे पता चलेगा कौन 500 मीटर के अंदर है कि नहीं, कौन अरावली का हिस्सा है कि नहीं? इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मैपिंग और जियो टैगिंग कीजिए इंटायर अरावली रेंज का। फिर बोला कि माइक्रो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाए। मैक्रो मैक्रो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, यानी कि माइनिंग हुआ तो इस पहाड़ी पर ये जो अरावली रेंज है क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है ना, कि कुछ भी चीज इसमें होता है, चाहे माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, या ये जो नया डेफिनेशन आया या फॉरेस्ट का कटिंग हो, उससे इन्वायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसको भी बोला कि ये एक असेसमेंट तैयार कीजिए। फिर आस्क किया गया कि माइनिंग प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग बनाया जाए। यानी ये क्या है कि एक ऐसा माइनिंग का प्लान बनाया जाए, क्योंकि नया डेफिनेशन आया तो इसमें माइनिंग भी होगा, होगा ना माइनिंग, पहले भी माइनिंग होता था, उसी माइनिंग को तो रेगुलेट करने के लिए डेफिनेशन आया है। तो ये माइनिंग का एक ऐसा माइनिंग प्लान तैयार किया जाए जिससे कि सस्टेनेबल माइनिंग हो सके। सस्टेनेबल आप समझते होंगे, नहीं तो हम एक और चैप्टर लाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर। सस्टेनेबल माइनिंग मतलब ऐसा माइनिंग जिससे अरावली बर्बाद ना हो जाए, जिससे अरावली लंबे समय तक चलते रहे, अरावली में कोई दिक्कत ना हो, माइनिंग भी हो पर उससे ज्यादा समस्या ना हो, उसे सस्टेनेबल माइनिंग कहा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक माइनिंग का प्लान बनाइए जिससे कि सस्टेनेबल माइनिंग हो। हम पूरी तरीका से माइनिंग रोक तो नहीं सकते हैं। अगर हम पूरी तरीका से माइनिंग रोक देंगे तो घर का निर्माण कैसे होगा, जिसमें पत्थरों की आवश्यकता पड़ती है, ईंटें की आवश्यकता पड़ती है, बालू की आवश्यकता पड़ती है, सीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। वो सब कहाँ से आते हैं? पत्थर से तो ही सीमेंट का निर्माण होता है, पत्थर से तो ही बालू का निर्माण होता है। बालू तो खैर हम ला सकते हैं नदी के किनारे, पर उसको भी क्या कहेंगे? सैंड माइनिंग कहेंगे, बालू का माइनिंग ही तो हुआ। तो माइनिंग प्लान बनाइए किसके लिए? सस्टेनेबल माइनिंग के लिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। ऑर्डर दिया कि जो न्यू माइनिंग लीजेज है, अगर नया माइनिंग सरकार करवाना चाहती है उसके लिए कोई भी लीज नहीं दीजिए जब तक ये सब स्टेप ना लिया जाए। क्या? जियो टैगिंग जब तक ना हो, जियो टैगिंग एंड माइनिंग मैपिंग जब तक पूरी तरीका से पता न चल जाए कि कौन सा हाइट क्या है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट खास करके मैक्रो लेवल पर, बड़ा लेवल पर ना हो जाए, और जो माइनिंग प्लान तैयार ना हो जाए। माइनिंग प्लान किसके लिए? फॉर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए। ये तैयार जब तक ना हो जाए आप न्यू लीज नहीं दीजिए। क्लेरिफाई किया गया कि अदर इन्वायरमेंट लॉज विल स्टिल अप्लाई आउटसाइड द डिफाइंड अरावली एरिया। अब तो अरावली एरिया डिफाइन होगा, क्योंकि जो 100 मीटर से ऊपर है और 500 मीटर के क्लोजनेस में है वही अरावली बचेगा। लेकिन जो अरावली इसके बाहर भी है, जो 100 मीटर से छोटे भी हैं, ऐसा नहीं कि वहां पर इन्वायरमेंटल लॉज नहीं लागू होंगे, इन्वायरमेंटल लॉज वहां भी लागू होंगे, बस उसे अरावली की मान्यता प्राप्त नहीं होगी। जो डेफिनेशन है एक माउंटेन का, जो डेफिनेशन है एक अरावली का, जिससे उसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती थी, वो प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होगी। इन्वायरमेंटल लॉज तो लागू होंगे,
सरकार ने भी कुछ फैक्ट्स और आर्गुमेंट्स रखे। क्या रखे? गवर्नमेंट और ऑफिशियल एजेंसी ने बताया कि लगभग 90 to 95% अरावली लैंडस्केप अभी भी प्रोटेक्टेड रहेंगे अलग अलग कानून से, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। यानी अरावली का न्यू डेफिनेशन तो आया, और न्यू डेफिनेशन से 100 मीटर से छोटे हाइट वाले अरावली अब अरावली नहीं कहलाएंगे। ये तो सही बात है। इसके बावजूद 90 से 95% अरावली प्रोटेक्टेड है अलग अलग लॉ से, जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से। यानी कि वहां के जंगल मिटा नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टेड है और कानून से, भले ही अरावली के डिफिनेशन में नहीं आ रहे हो। रिवाइज डेफिनेशन इज ओनली फॉर आइडेंटिफिकेशन, नॉट फॉर अलाउइंग फ्री माइनिंग। सरकार कह रही है कि ये जो हम नया डेफिनेशन लाए हैं कि 100 मीटर से नीचे वाले का अरावली का मान्यता अब नहीं रहेगा, वो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि किसे अरावली कहे किसे नहीं कहे। उससे ऐसा नहीं हो गया कि फ्री माइनिंग दे दिया गया उन सब रीजन में। कंप्लीट बैन ऑन न्यू माइनिंग लीजेस हैज बीन इम्पोज्ड अंटिल। न्यू माइनिंग लीज कब तक नहीं दिया जाएगा? जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया था, जब तक मैपिंग ना हो जाए, जब तक जियो टैगिंग ना हो जाए। ये सब साइंस टेक्नोलॉजी का ये सब डिटेल में वहां पर देखा जाएगा। मैक्रो ईआई ना हो जाए, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है मैक्रो लेवल पर ना हो जाए कि माइनिंग से क्या असर पड़ सकते हैं, जंगल काटने से क्या असर पड़ सकते हैं, ये सब। सस्टेनेबल माइनिंग प्लान जब तक ना बन जाए, ये सब जब तक फाइनलाइज नहीं होगा, तब तक न्यू माइनिंग लीजेस नहीं दिया जाएगा। नया माइनिंग का जो गवर्नमेंट ऑर्डर है नहीं दिया जाएगा। गवर्नमेंट क्लेम करती है कि अर्लियर डेफिनेशंस वर वेग एंड अनसाइंटिफिक। जो पुराने डेफिनेशंस थे वो वेग थे, अनसाइंटिफिक थे, और साथ में बहुत ज्यादा वेरिएशन थी स्टेट, अलग अलग स्टेट में। नया डेफिनेशन से क्लैरिटी है, ट्रांसपेरेंसी है और यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट है। States that protected forest, wildlife corridors and eco-sensitive zones remain untouched regardless of hill height. हिल का हाइट में भले बताया गया कि 100 मीटर से कम वाले अब अरावली नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसे काट दिया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसे तबाह कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि इको सेंसिटिव जोन को हटा दिया जाएगा। समझ रहे हैं? पर फिर क्यों प्रोटेस्ट हुआ? या फिर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स भी बहुत सारे लोगों ने, या न्यूज एनालिस्ट ने, ये लोग क्यों प्रोटेस्ट किए? इनका भी पक्ष सुनना पड़ेगा। इन्वायरमेंटलिस्ट ग्रुप, स्टूडेंट्स, लोकल कम्युनिटीज प्रोटेस्टेड क्योंकि उन्हें फियर है कि प्रोटेक्शन विल नाउ डिपेंड ओनली ऑन हाइट, नॉट ऑन इकोलॉजिकल वैल्यू। ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि जो 100 मीटर से ऊंचा हाइट वाले अरावली नहीं है उसे अरावली का डेफिनेशन से ही हटा दिया जाए। ऐसे तो कल को आदमी का डेफिनेशन बोल दिया जाए कि जो 6 मीटर से ऊपर नहीं है, या सॉरी 6 फीट से ऊंचा नहीं है, वो आदमी नहीं है। ये कोई मतलब तो नहीं है। उसका एक अपना इकोलॉजिकल वैल्यू है। जो छोटे हाइट के जो अरावली हिल है उसका भी इन्वायरमेंट में, इकोलॉजी में अपना इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा डिफिनेशन सरकार क्यों ला रही है? क्या हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति का वेट अगर कम है एक एक एक, एक फिक्स्ड पैरामीटर से, एक फिक्स्ड वैल्यू से, तो क्या वो आदमी नहीं रहेगा? समझ रहे हैं? तो मेजर प्रोटेस्ट रीजन कहाँ हुआ? राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में, ये सब में प्रोटेस्ट हुआ क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट को लगा कि इससे बहुत सारी समस्या आ सकती है। ये जो हाइट के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया जा रहा है, अरावली को डिफाइन किया जा रहा है, ये डेफिनेशन ही गलत है। इन्वायरमेंटलिस्ट क्या आर्ग्यू करते हैं? कहते हैं 90% ऑफ अरावली हिल्स हैव ए हाइट बिलो 100 मीटर्स अबव लोकल ग्राउंड। जो 90% अरावली है उसमें तो 100 मीटर से कम ही हाइट है। इसका मतलब क्या पूरा अरावली को हटा दिया जाएगा? ऐसा इन्हें डर था। सरकार ने ऐसा नहीं कहा। सरकार ने कहा हमने डिफाइन किया कि 100 मीटर से कम वाला को अरावली नहीं बोला जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर इन्वायरमेंटल लॉ नहीं लागू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनिंग के लिए छोड़ दिया गया है। लेकिन इन्वायरमेंटलिस्ट को फियर है, दोनों तरह का पक्ष को आपको समझना पड़ेगा। तो इन्वायरमेंटलिस्ट को फियर है कि 90% अरावली की हाइट 100 मीटर से कम है, तो क्या इसे दे दिया जाएगा माइनिंग के लिए? क्योंकि अभी कानून आया है, धीरे धीरे फिर नोटिफिकेशन आएगा और दे दिया जा सकता है। दो दीज लॉ हिल्स, ये जो लॉ हिल्स हैं जो 100 मीटर से नीचे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन्स के लिए। ये छोटे छोटे हिल्स है, यहाँ पर मान लीजिए बारिश हुआ, इस तरह से है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो इसके थ्रू क्या होगा? बारिश के कारण, क्योंकि इस रीजन में अरावली ही एकमात्र है जहां थोड़ी बहुत बारिश होती है। बाकी राजस्थान में तो क्या है, डेजर्ट है। तो यहाँ जब बारिश होती है तो ये पानी नीचे पर परकोलेट करती है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है।
नीचे जो वाटर है उसे रिचार्ज करती है। इससे यही ग्राउंड वाटर का यूज होता है दिल्ली में। यानी अगर दिल्ली में ग्राउंड वाटर कम हो रहा है तो उसकी वजह यही अरावली का डिस्ट्रक्शन है। जितना ज्यादा छोटे छोटे पहाड़ी रहेंगे वहां पर फॉरेस्ट रहेंगे, फॉरेस्ट की वजह से बारिश होगी, क्योंकि ट्रांसपिरेशन या ट्रांसपो इवोपरेशन ये सब चीजें ज्यादा होती है। आखिरकार पेड़ भी तो पानी रिलीज करते हैं ना एटमॉस्फेयर में, और पहाड़ी होने की वजह से बादल भी टकरा के यहाँ बारिश होती है, उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं, उसी का यूज किया जाता है। पूरा दिल्ली तो कंक्रीट से भरा हुआ है, सीमेंट है, यहाँ अगर पानी पड़ भी गया तो सीमेंट से कैसे परकुलेट करेगा। तो अरावली से ये भी होता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। सपोर्ट फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। क्या 10 मीटर के पहाड़ी पर फॉरेस्ट नहीं हो सकता है? तो फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं, ग्रासलैंड सपोर्ट करते हैं, स्क्रब इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अरावली हेल्प रिचार्ज एक्यूफर्स, जिससे कि पानी आता है दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद एक्सेट्रा। स्टडी के देखा गया कि अरावली डिग्रेडेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर इन एनसीआर। जो एनसीआर में दिल्ली में ग्राउंड वाटर नीचे जा रही है क्योंकि अरावली का डिग्रेडेशन हो रहा है, अरावली को तबाह किया जा रहा है। अगर अरावली को सही छोड़ा जाए तो पानी नीचे जाएंगे। माइनिंग एंड हिल कटिंग हैव ऑलरेडी, ये जो माइनिंग हुई है और हिल को जो काटा गया है, इससे डस्ट पोल्यूशन बढ़ता है। आप पहाड़ को तोड़िएगा, चाहे आरडीएक्स लगा के तोड़ें या फिर मैनुअल से तोड़ें, आप कितना डस्ट का पोल्यूशन होगा। दिल्ली में ऐसे ही पोल्यूशन है। रेज्ड लोकल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक नहीं मिलेगा, क्योंकि प्लांट जहां ज्यादा रहते हैं वहां कूल होगा, रिड्यूस्ड फॉरेस्ट कवर होगा। इन्वायरमेंटलिस्ट और क्या आर्ग्यू करते हैं कि इकोलॉजी वर्क्स एज ए कंटिन्यूअस लैंडस्केप। ये जो पूरा इकोलॉजी है, इन्वायरमेंट है, इसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता है। जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बारिश हो रही है और कहीं बगल में नहीं होगी। हाँ, एक समय में नहीं हो सकती है, पर वो रेन भी क्या है, कंटिन्यूटी है। या अगर दिल्ली में पोल्यूशन हुआ तो हरियाणा के भी बहुत सारा रीजन में पोल्यूशन होगा। अगर दिल्ली में ठंड है तो हरियाणा में भी ठंड है, यूपी में भी ठंड है। क्लाइमेट, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एक्सेट्रा इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो अगर आप अरावली को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे 100 मीटर के हाइट के बेसिस पर, तो इसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रेगमेंटेड प्रोटेक्शन विल वीकेन कंजर्वेशन एफर्ट। और ये जो फ्रेगमेंटेड प्रोटेक्शन है कि यहाँ के अरावली को बचाए, यहाँ बचाए, यहाँ बचाए, यहाँ बचाए, कंटिन्यूटी को नहीं बचाए, तो इसको बचाना संभव नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे जो 100 मीटर से ऊपर है उसे भी तोड़ 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 दिया जाएगा। क्या इन्वायरमेंटल कंसर्न है? वही सब लिखा हुआ है, फिर से ये रिपीट हो गया। वाटर सिक्योरिटी का काम करता है क्योंकि इसके थ्रू पानी नीचे जाता है। डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करता है। देखिए यहाँ पर अरावली नहीं है दिया हुआ, तो ये जो अरावली है, ये अरावली है, इसके इस तरफ क्या है, ये पूरा रीजन इस तरफ थार डेजर्ट का रीजन है। ये थार डेजर्ट का रीजन है। यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन ये बढ़ सकता है। इसको अरावली में जो फॉरेस्ट है, अरावली में जो जंगल है, यहाँ जो पेड़ पौधे हैं, यही इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन का कंट्रोल नहीं होगा। अरावली एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट ईस्टवर्ड स्प्रेड ऑफ थार डेजर्ट। ये जो थार डेजर्ट है ये इस तरफ ना फैल जाए, इसको अरावली ने ही रोक के रखा है और हम इसे ही काट रहे हैं। समझ रहे हैं कितना दिक्कत का काम कर रहे हैं। तो इसे रोकना होगा। और सरकार ने ऐसा नहीं कहा है कि जंगल को काटेगा, सरकार के पक्ष को भी समझना पड़ेगा। हालांकि ऐसा हम आंसर में नहीं लिख सकते, ऐसा इंटरव्यू में नहीं बोला जा सकता, पर सरकार का विरोध बहुत जगह पर, किसी भी सरकार का होना बहुत आवश्यक होता है। खास करके इन्वायरमेंट से हम लोग कभी भी समझौता नहीं कर सकते। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाना जरूरी होता है। तो अरावली इसके लिए एक्ट कर रही है। ये डिग्रेडेशन जो है वो एक्सलरेट करेगा और डस्ट स्ट्रॉम्स भी बढ़ेगा। इस तरफ जो डस्ट आते हैं अरावली से, ये थार डेजर्ट से, ये डस्ट को भी रोकती है अरावली हिल्स। मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ तो थार डेजर्ट है, तो यहाँ से डस्ट जो आएगी इसको भी तो रोकेगा, तो उससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होता है या डस्ट भी नहीं आता है। अरावली बायोडाइवर्स रीजन है, यहाँ बहुत सारा एनिमल्स है जैसे लेपर्ड्स, हाइनास, नीलगाय, बर्ड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। अगर इस तरफ माइनिंग को बढ़ा दिया जाए, अगर इस तरफ कंस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया जाए, अगर इस तरफ इंडस्ट्री को बढ़ा दिया जाए, अगर इस तरफ पॉपुलेशन को बढ़ा दिया जाए, तो ये सब से क्या होगा, ये सब से इन सभी जानवरों में कमी आएगी। इस जानवर का हैबिटाट का नुकसान होगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी
मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मैनकाइंड के लिए, क्योंकि बाकी सब जगह तो हमने तबाह कर दिया है, जो बचा है कम से कम उसे भी बचाएं और धीरे धीरे और ज्यादा जंगल लगाने की कोशिश करें, और ज्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। पर अगर कम किए तो इन जानवरों को और समस्या झेलनी पड़ेगी। श्रिंकिंग फॉरेस्ट पैचेज इंक्रीजेज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, तो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होगा, क्योंकि उसके रीजन में हम जाएंगे या उसका अगर घर बर्बाद करेंगे। तो प्रेजेंट स्टेटस क्या है? साइंटिफिक मैपिंग और इन्वायरमेंटल स्टडीज प्रोग्रेस में है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। न्यू माइनिंग लीजेज को रोक दिया गया है। इशू रिमेन अभी लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पब्लिक स्क्रूटनी में है। डिबेट चल रहा है, प्रोटेस्ट थोड़ा बहुत जारी है, और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स डिमांड करते हैं कि लॉ हाइट का जो हिल्स है उसे भी अरावली का मान्यता दिया जाए, क्योंकि जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए अरावली एक विशेष आस्था का भी जगह है। तो सिर्फ इसको हम इन्वायरमेंट से लिंक करके ना देखें। ये क्या है, जब कोई भी चीज ऐसा होता है जो हमारे आस्था का पार्ट हो जाता है, जो हमारे लाइफ का पार्ट हो जाता है, जो हमारे कल्चर का पार्ट हो जाता है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए लोग और जोर शोर से आवाज उठाते हैं। तो अरावली भी वैसा ही है। ठीक है, और क्यों अरावली इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा कि डिजर्टिफिकेशन को रोकेगा, लोकल क्लाइमेट को बेटर करते हैं, डस्ट स्ट्रॉम को भी रिड्यूस करेगा। वाटर का भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं ये। और ये देखिए अरावली हिल से थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से रोकेगा, इधर से डस्ट स्ट्रॉम को रोकेगा। यहाँ बारिश होगी तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा, जिसका यूज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारा है, इतना सारा यहाँ पर फॉरेस्ट है, ये भी इसका यूज है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ है, वो भी इसका यूज है। ग्राउंड वाटर इसका यूज है, डेजर्टिफिकेशन को रोक रहा है यूज है, डस्ट स्ट्रॉम को रोक रहा है यूज है, इसके कारण रेन हो रही है वो भी इसका यूज है। सो देयर आर मेनी यूजेस। और हम सिर्फ बीच बीच में कुछ हिल को अगर प्रोटेक्ट कर ले तो उससे काम नहीं बनेगी, ये पूरा रेंज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और इसका सोशल और कल्चरल इंपोर्टेंस भी, जैसा हमने बताया, ये राजस्थान में बहुत सारे लोगों का ये एक कल्चर का पार्ट है। इसमें सेक्रेड ग्रुप्स हैं, जो आदिवासी हैं, जो उसके लिए जो पेड़ होते हैं, जो जंगल होते हैं, उसका विशेष मान्यता होती है, सम्मान होती है। सेक्रेड ग्रुप्स भी हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, कम्युनिटी लाइवलीहुड डिपेंड्स करते हैं इस पे, इसके लिए ये सब है। तो कोर इशू क्या है, आप समझ ही गए, तो इसको कोई विशेष नहीं है, उसी को सम अप कर दिया गया। तो इस तरह से हमने सोचा कि ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, तो इसके लिए थोड़ा हमें फास्ट होना पड़ा। पर इसके बावजूद हमें लगता है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेना चाहते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।